हेलो, जय हिंद सभी को। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से तैयारी कर रहे होंगे। किसी भी तरीके की मक्कारी नहीं कर रहे हो। अपने मक्कारी करने का मतलब है अपने आप को धोखा देना। हर समय दिमाग में आपके लक्ष्य के प्रति, आपके एग्जाम के प्रति चीजें चलती रहनी चाहिए। ये ना सोचें कि मैंने 8 घंटे पढ़ाई कर ली और अब 1-2 घंटे वैसे ही इधर उधर फालतू की चीजों में ध्यान रख भटका दूं। तो वो जो आपकी 8 घंटे की जो स्टडी, जो प्रिपरेशन है, उसे वो 1-2 घंटे ही पूरी तरीके से विचलित कर सकते हैं। ठीक है ना। हो सकता है उस 1-2 घंटे में हमें कोई इस तरीके की कोई बात या इंफॉर्मेशन सुनने को मिले जिससे कि दिमाग में फिर वो घूमती रहे। ठीक है ना। तो वो जो है आपके उस वाले समय को भी पूरी तरीके से नष्ट कर सकती है। कौन से वाले को? 8 घंटे पढ़ाई वाले को। चाहे आप 8 घंटे पढ़ ले या 10 घंटे पढ़ ले या 5 घंटे या 20 घंटे, लेकिन आपको 24 आवर्स पॉजिटिव रहना है, शील रहना है, विवेकपूर्ण व्यवहार रखना है, विनम्रता पूर्ण सबसे बात करनी है, क्रोध नहीं करना है और किसी के प्रति गलत सोचना भी नहीं है। करना तो दूर की बात, सोचना भी नहीं है। क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसे थॉट आपके पास आएंगे, वैसे थॉट आपके पास आएंगे वैसे ही आप करोगे, और जैसा आप करोगे वैसे आप बन जाओगे। तो आपको सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति सोचना है, अपने एग्जाम के बारे में सोचना है। उसी से रिलेटेड और भी थॉट आते जाएंगे पॉजिटिव, कि इस एग्जाम को निकालने के लिए, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है। इससे जुड़े हुए थॉट आपके दिमाग में अपने आप आने लगेंगे, यदि हर समय उसी विचारधारा में आप जी रहे हो तब। और पहले ही अटेम्प्ट में आपका एग्जाम निकल जाएगा, अच्छी लेवल से निकलेगा। आइए अब हम देख लेते हैं इन कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हैं इनको। ठीक है ना। और यूपी टेट, सी टेट वाले सभी मन से पढ़ें, किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना करें। किसी को कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे और आपका 100% एग्जाम निकलेगा, ये हमारी गारंटी है। जो आपको बताया जाए उतना पढ़ते जाओ, लेकिन दिमाग को स्थगित करते हुए। ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या प्रावधान कर रही है, गवर्नमेंट के लिए छोड़ दो। जो आपके साथ वाले जो भी कुछ कर रहे हैं उनकी सपोर्ट करते रहो इनडायरेक्ट वे में, लेकिन अपनी पढ़ाई पे फोकस करो डायरेक्ट वे में। ठीक है, वेरी गुड। भारत में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? मतलब राष्ट्रभाषा के वर्ग में, राजभाषा के वर्ग में, काव्य भाषा, तकनीकी भाषा, कौन सी भाषा है? तो ये हमारी राजभाषा। देखो ये भी राजभाषा लिख दी है इसने, लेकिन यहाँ होना चाहिए फिर इसको राष्ट्रभाषा वाला ऑप्शन। ठीक है। तो क्या है हमारी राजभाषा? क्या? हिंदी। मतलब हमारा जो राजकाज का जो काम होता है वो हिंदी में होगा। ये प्रावधान है आर्टिकल 343 में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 क्या कहता है? संघ की भाषा हिंदी होगी। संघ मीन्स आरएसएस वाला संघ मत समझना। संघ मतलब राज्यों का संघ बन के मिलके बनता है क्या? राष्ट्र। तो ये राज्यों का जो संघ है उसके लिए कहा गया है संघ की भाषा हिंदी, की भाषा हिंदी। ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। हिंदी भाषा की जननी क्या है? देखो कल ये क्वेश्चन आया था, हिंदी भाषा की आदि जननी क्या है? आदि का मतलब होता है आरंभ, आदि से अंत तक कहते हैं ना, आदि से अंत तक। तो आदि, आदिनाथ किसे कहा जाता है? महादेव को आदिनाथ, मतलब सबसे पहले, आरंभ के सबसे पहले नाथ माना जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही तो आदि जननी आया था कल एक क्वेश्चन के, भारत की आदि जननी कौन है? तो जननियों की जननी, आदि जननी, सबसे ऊपर वाली जननी। तो क्या था? संस्कृत। लेकिन ये क्या है? जननी। जननी जिसके जस्ट माता, जस्ट ऊपर वाली माता, माताओं की माता नहीं, हमारी माता। तो ये जननी शब्द तो हमारी कहां से आई है? अपभ्रंश से। हिंदी से जस्ट ऊपर अपभ्रंश, अपभ्रंश से ऊपर प्राकृत, प्राकृत से ऊपर पाली, पाली से ऊपर संस्कृत।
फिर उसमें अलौकिक संस्कृत, पारलौकिक संस्कृत, इस प्रकार भी है। ठीक है। तो अपभ्रंश, अवट्ट को लिखते नहीं है, मतलब ज्यादा चर्चाओं में नहीं रखा गया है। अपभ्रंश के बाद एक अवट्ट भी आई थी, जिसको बिगड़ी हुई भाषा या कुछ ऐसा भी कहते थे। तो अवट्ट भी थी जो 200 साल चली थी बीच में। ठीक है। जैसे हिंदी का कार्यकाल मानते हैं, अपभ्रंश कब खत्म हो रही है? 1000 में। 1000 के बाद का हिंदी का मान लेते हैं। तो अवट्ट को थोड़ा 100 आगे 100 पीछे करके मान लिया है, 900 से 1100 तक। ठीक है। हाँ, तो अपभ्रंश के कौन थे कवि? जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि रहे, स्वयंभू। कौन? स्वयंभू। वेरी गुड। पाली भाषा में किस धर्म के उपदेश दिए गए थे? बौद्ध धर्म। ठीक है ना। संस्कृत भाषा अष्टाध्यायी पाणिनि जी की संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा सबकी जननी है ना, जननी है सबकी, आदि जननी। ठीक है, वेरी गुड। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होनी चाहिए? वर्णों की नहीं, भाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई। लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लेखन के आधार पर वर्ण। क्या? वर्ण। वर्ण। क्या? वर्ण। ठीक है। लेखन के आधार पर क्या? वर्ण। उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? उच्चारण के आधार पर सिर्फ बोलना है, लिखना तो वही नहीं। पहले बोल दिया, पहले साउंड गया, तो क्या? ध्वनि। क्या? ध्वनि। उच्चारण के आधार पर उच्चारण किया जब, ठीक है ना, वो भी ध्वनि के बाद वर्ण ही बनता है, लेकिन पहले साउंड सुनाई पड़ती है, ध्वनि। हिंदी भाषा की लिपि है। गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? पंजाबी। देवनागरी हिंदी, फारसी, उर्दू, ये अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। फारसी, उर्दू, ये सब। ठीक है। तो ध्यान रखना, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। लिपि क्या होता है? लिपि क्या होती है? लिखने की शैली। लिखने की शैली। अब जैसे ये जो शब्द लिख रहे हैं, किस लिपि में लिख रहे हैं? हिंदी वाली लिपि में। अब जैसे हिंदी को मैंने लिख दिया ये वाला, कौन सी लिपि हो गई? रोमन लिपि। ठीक है। तो ऐसे ही होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है उल्लेख राजभाषा का? ये किया गया है अनुच्छेद 343 से 351 तक, 343 से 351 तक। 343 में क्या है? संघ की भाषा, राजभाषा हिंदी। और 351 में क्या है? इसका प्रचार प्रसार, हिंदी का प्रचार प्रसार करना, 351 में। ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। भारत की अधिकतम भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? भारत की ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का विकास, अधिकतम भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। किससे? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी, हिंदी, गुरुमुखी, पंजाबी, फारसी, उर्दू। ठीक है। ध्यान रखना, इन सबका ध्यान रखना, किसी का भी आ सकता है। ठीक है। हाँ, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है भारत की ज्यादा भाषाओं का विकास। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का मुख्यालय कहाँ पे है? दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का मुख्यालय है आपका तमिलनाडु में। ठीक है। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तो उसका मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में। ठीक है। कहाँ पे? चेन्नई में। हैदराबाद कहाँ की कैपिटल है? तेलंगाना की। कहाँ की? तेलंगाना की। बंगलुरु कहाँ की कैपिटल है? तमिलनाडु की, सॉरी कर्नाटक की। कहाँ की? कर्नाटक। वेरी गुड। कर्नाटक की भाषा क्या है? कन्नड़। ठीक है ना। ठीक है। अमरावती कहाँ की कैपिटल है? अमरावती कैपिटल है आपकी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल। कब बनी थी ये? 2014 में, जो तेलंगाना अलग हो गया था उसके बाद। ठीक है। 2014 तक क्या थी इसकी कैपिटल? 2014 तक इसकी कैपिटल थी क्या? वही हैदराबाद, क्योंकि तेलंगाना था ही नहीं, तो हैदराबाद थी। ठीक है। तो सभी चैनल से जुड़िए और पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाहित कीजिए बॉडी के अंदर। ठीक है ना। हाँ, और चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, हर वीडियो को लाइक कीजिए। हर वीडियो को लाइक करने से क्या होगा कि
YouTube को लगेगा कि आपको सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, तो यहाँ से जो भी वीडियो जाएगी उसको तुरंत ही आपके पास शो करेगा। ठीक है, बेल आइकन प्रेस भी कर लेना, उससे नोटिफिकेशन बोलेगा टन टन करके। ठीक है ना। हाँ, तो आप जो है और चैनल को सब्सक्राइब करो और लोगों से भी करवाओ। सारी क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है, किसी भी तरीके की कोई फीस नहीं है। तो इस संचालन के लिए कम से कम प्रमोट तो करो क्लास को, चैनल को प्रमोट करो, सभी से कहो आप भी जुड़ो और लोगों को जोड़ो। इससे जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे चैनल ज्यादा प्रमोट होगा तो यहाँ से हम अच्छे से काम करेंगे। आप लाइक करते हो तो लाइक करने से हमें लगता है कि आपको क्लास अच्छी लगी, तो इसलिए वीडियो को सबसे पहले लाइक किया करो प्रत्येक क्लास को। ठीक है ना, हर क्लास को लाइक किया। अभी इससे अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रजभाषा है तो ब्रजभाषा है मथुरा वाले क्षेत्र में। ठीक है, जो ये मथुरा वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ तक पश्चिम में इंक्लूड कर लेते हैं ना, है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी बोलते हैं। चलो उत्तर प्रदेश में तो पश्चिम में पड़ ही रहा है, लेकिन इसको पश्चिमी हिंदी में इंक्लूड किया गया है। किसमें? पश्चिमी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी कौन सा? पश्चिमी हिंदी की भाषा है ब्रजभाषा। देखो बेटा, ब्रजभाषा के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताएं। जैसे देखो, सूरदास, रत्थान और भी बहुत बहुत बड़े, मीराबाई, अच्छे लोगों ने ब्रजभाषा में, मतलब एक समय था जो ब्रजभाषा एक भाषा पे राज करती थी। एक समय था जिस समय सभी कवि, बहुत सारे कवि और उस समय के राजा ब्रजभाषा के में गाए गए पदों का गान करना, उनको सुनना, उनके जो है सत्संग करवाना सब होता था। मतलब ब्रज भाषा, उसका नाम में भी भाषा है, जो कि वो उस समय की सबसे बड़ी भाषा थी। लेकिन आज वो भाषा बन के, भाषा होते हुए भी एक बोली बन के रह गई। भाषा होते हुए भी एक बोली बन के रह गई, क्योंकि जो भारत की राष्ट्रीयकृत 22 भाषा हैं, उनमें जो 8वीं अनुसूची है संविधान में, हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उसमें ब्रज भाषा इंक्लूड नहीं है। ब्रज भाषा राष्ट्रीयकृत 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। ब्रज भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला, ब्रज भाषा का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। ये बहुत ही हमारे लिए दुखद की बात है कि जो है ब्रज भाषा एक भाषा होते हुए भी बोली मात्र बन के रह गई, क्योंकि ब्रज भाषा बोलने वाले लोग ब्रज भाषा में बात करने पर अपने आप को एक शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि ये तो ऐसा ही गंवार है, ब्रज भाषा, मेरे गांव की भाषा में बात कर रहा है ना। तो उसको लगता है कि कोई मुझे गंवार ना समझे। लेकिन सत्यता यह है कि आप लोग ब्रज भाषा का रस नहीं समझते हो। ब्रज भाषा का रस हमने देखा था, हमारी पोस्टिंग थी एक बार MP में, बहुत दूर मालवा की तरफ के जो साथ वाले थे वो कहते थे कि यार तुम लोग अपनी ब्रज भाषा में बात किया करो। मैंने कहा ऐसा क्या है इसमें? तो कह रहे इसमें रस बरसता है। बिल्कुल ये मान लो जैसे रसगुल्ले बरस रहे हो, इतना आनंद आता है हमें ऐसे सुनने में, मतलब एक मधुर टोन है आपकी। नहीं, अच्छा ये मैं बताता हूँ, जैसे हमारे कुछ मित्र थे हरियाणा वाले, वो जब सब लोग बैठ के बात करते थे ना, तो ऐसा लगता था जैसे लड़ रहे हो। मतलब उनकी भाषा क्या, खड़ी बोली, कौरवी, ठीक है। तो वो ऐसा बोलते थे ना, वो उनका सिद्धांत ही था, भाषा ही थी ऐसी उनकी, ना कि ये कि वो लड़ रहे हो। लेकिन हम लोग जब बात करते थे ब्रज भाषा में, तो बड़े शांत, प्रिय, विनम्रता से डिस्कस होता था। तो उनको लगता था कि यदि आप क्रोध में भी बात करो तो भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हें क्रोध आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है अगला, भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? अरे वेरी गुड, देखो ये अभी डिस्कस चल रहा था, कोई क्वेश्चन आना। देखो पहली अनुसूची में मिलता है संघ के राज्य, मतलब संघ क्या है, संघ को मारो गोली। अब आप लिखो यहाँ पे राज्य
एवं केंद्र शासित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का नाम व क्षेत्र का विवरण। ठीक है, इसमें प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया है कि भारत में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनके नाम का विवरण है और क्षेत्र का विवरण है। ठीक है, दूसरी में क्या है, उच्च जो पदाधिकारी है उनके वेतन का विवरण है, किसको कितना वेतन मिलेगा, बड़े वाले अधिकारियों को। ठीक है ना, दूसरी में। चलो दूसरी इसमें नहीं है, तीसरी वाली में शपथ का विवरण है, शपथ विवरण, इसमें शपथ दिलवाई जाती है ना, उस शपथ का विवरण है तीसरी वाली में। सातवीं में क्या है, सातवीं में जो राज्य और केंद्र की शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है, कि आप किस सूची पे कानून बना सकते हो, विषय पे, और केंद्र कौन से विषय पे कानून बना सकता है। तो जो विषय हैं उन विषयों का बंटवारा है इसमें, सातवीं अनुसूची में। तो इसमें जो है आप लिख सकते हो केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्य की शक्तियों का आवंटन। ठीक है ना, इनका आवंटन है शक्तियों का। ठीक है, कि आप जो है पुलिस किसके क्षेत्र में है, राज्य के, फौज केंद्र के। ठीक है, इस तरीके से रेल केंद्र वाले, बस राज्य वाले, क्योंकि सभी राज्यों का अलग अलग पड़ेगा। इसी तरीके से जितना भी सिस्टम है पूरा लिखित में बना हुआ है और ये विषयों में बटा हुआ है। फिर ये बताया गया कि ये इतने विषय पे आप कानून बनाओगे, इन विषयों पे आप कानून बनाओगे। ठीक है, सातवीं। आठवीं में है भाषा, भाषाओं का विवरण, भाषाओं का विवरण। कौन सी भाषाओं का, जो 22 राष्ट्रीयकृत भाषा है, जो 22 राष्ट्रीयकृत भाषा है इनका, इसमें ब्रज भाषा इंक्लूड नहीं है। ठीक है, हाँ, उर्दू इसमें इंक्लूड है, उर्दू राष्ट्रीयकृत 22 भाषाओं में सम्मिलित है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे कल करेंगे। उम्मीद है अब तक ये आप सब लोगों की बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, वेरी गुड, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।